मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि जिसने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया वो अपने लाइफ में कभी भी असफल अजर दुखी नहीं रहेगा। आप लोग से निवेदन है, इसे पूरा जरूर देखिएगा अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो। हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा है, पर आप इसे 2 या 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं। चलिए अब चाणक्य द्वारा बताए गए सूत्रों को समझ लेते हैं। सुख धर्म से प्राप्त होता है, अर्थात धर्म मानवोचित कर्तव्यों का पालन ही सुख का मूल है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की सुख की अवधारणा पृथक होती है। कोई व्यक्ति सुख केवल इसी बात में मानता है कि उसके पास धन हो जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, सुख से रह सके, अच्छा मकान बना सके, कार रख सके और स्त्री का भोग कर सके आदि। किसी को सुख लिखने पढ़ने में मिलता है, कोई अपनी संतान को अच्छा बनाने में ही सुख समझता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक सुख क्या है। इस संबंध में भी मान्यताएं भिन्न हैं। कोई शराब मांस से बचता है, वेश्या के पास नहीं जाता। कोई अपना काम नियम से करता रहता है और इसी तरह जीवन बिता देता है। कोई बच्चों के पोषण में लगा रहता है और कोई देश सेवा में सुख समझता है। कुछ लोग धार्मिक कृत्यों में ही सुख का अनुभव करते हैं, वह धार्मिक कार्यों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये सब बातें सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। मानवोचित कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य के धर्म का पालन होता है और यही धर्म पालन सुख है। धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल है अर्थ। धर्म अर्थात नीतिपूर्वक मानवोचित कार्यों को करते रहने से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण सहयोग होता है। आचार्य चाणक्य ने अनेक स्थानों पर अर्थ की महत्ता को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि धन के बिना धर्म का पालन भी असंभव होता है, अर्थात धन के बिना न तो मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति कर सकता है और न किसी प्रकार के कल्याणकारी कार्य। उन्होंने निर्धन व्यक्ति को संसार में सबसे निरीह बताया है। निर्धन व्यक्ति को किसी प्रकार का भी सुख प्राप्त नहीं होता और न ही वह अपने कर्तव्यों का पालन कर पाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि धर्म कार्यों के लिए धन का संग्रह करें। धन तो पापी व्यक्ति के पास भी हो सकता है, परंतु उसके पास धन होने से न तो उसे कोई लाभ हो सकता है और न ही संसार का किसी प्रकार का कल्याण। जिस धन का प्रयोग धर्म की रक्षा और मानव कल्याण के लिए होता है, वास्तव में वही धन है, बाकी मिट्टी है। अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल है राज्य, अर्थात राज्य की सहायता अथवा व्यवस्था के बिना धन संग्रह करना कठिन है। धन संग्रह के लिए राज्य में स्थिरता और शांति स्थापित होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक राज्य में अशांति रहती है तब तक राज्य संपन्न नहीं हो सकता। जिन देशों अथवा राज्यों ने अपने प्रयत्नों द्वारा देश को विकसित और संपन्न बनाया है, उसमें वहां की सरकारों की प्रमुख भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य अथवा सरकार व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे राज्य संपन्न होता है। आज के विकसित राष्ट्र इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि किसी देश के लोगों का संपन्न होना उस देश की शासन व्यवस्था पर निर्भर होता है। राज्य मूलम इंद्रिय जय, राज्य का मूल इंद्रियों को अपने वश में रखना है। प्रत्येक राष्ट्र जो उन्नति करता है, वहां के सर्वोच्च पदाधिकारियों का कर्तव्य है कि वे अपनी इंद्रियों को वश में रखें। उनके संयम के कारण ही राज्य की समृद्धि स्थिर रह सकती है। यदि वहां के अधिकारी अथवा सर्वोच्च नेता किसी प्रकार का संयम नहीं रख सकेंगे, तो जनता भी उनका अनुसरण करती हुई वैसा ही आचरण करेगी। इंद्रियों पर संयम रखने का अर्थ काफी व्यापक है। अधिकारी सत्ता के नशे में निरंकुश होकर कार्य करने लगेंगे तो राज्य में विद्रोह पैदा हो जाएगा, इससे राज्य की हानि होगी। आज भी हमारे सामने अनेक देशों के उदाहरण हैं जहां के शासकों ने अपनी निरंकुशता के कारण राष्ट्रों को हानि पहुंचाई है। अनेक देशों में वहां के सर्वोच्च सत्ता पुरुष ने जनता पर इतने अत्याचार किए और स्वयं तथा अपने सगे संबंधियों को राज्य में मनमाना कार्य करने की आजादी दी, जिससे राष्ट्र को क्षति उठानी पड़ी। बहुत से राजनेता भोग विलास के कारण जनाक्रोश का निशाना बने। बहुत से भ्रष्टाचार व स्वार्थपरता के कारण अपमानित हुए। इंद्रियों पर विजय का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित रखे। इसे आत्मनियंत्रण भी कह सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा वाली बात है। राजपुरुष असंयमी, भ्रष्टाचारी व अकर्मण्य होंगे तो भला प्रजा इन दुराचरणों से अछूती कहाँ रह सकती है। इंद्रिय जयस्य मूलम विनय, इंद्रियों को जीतने का सबसे मुख्य कारण नम्रता है। मनुष्य विनयशील रहकर ही इंद्रियों को जीत सकता है। विनयशील रहने के लिए मनुष्य को सज्जन लोगों की संगति में रहना चाहिए। वस्तुतः गुणी मनुष्य ही विनयशील होते हैं।
जिस प्रकार फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर झुक जाती हैं, उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति नम्र स्वभाव का होता है। विनयशील व्यक्ति ही शिष्टाचार का प्रतीक हो सकता है। विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ज्ञान वृद्धों की सेवा विनय का मूल है। यहाँ वृद्ध का अर्थ आयु में बड़ा होना नहीं है, परंतु ज्ञान की अधिकता से है। जो लोग विद्वान हैं, जिन्हें संसार के महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान है, उन लोगों को ज्ञान वृद्ध कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं कि ज्ञान वृद्ध व्यक्ति की आयु बहुत अधिक हो। बहुत से छोटी आयु में ही अपने प्रयत्न से अनेक विषयों और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग ऐसे व्यक्तियों की सेवा में रहते हैं, वे ही विनयशील हो सकते हैं। विनयशील व्यक्ति विद्वानों, अपने माता पिता आदि सभी का मान सम्मान करता है। विद्वानों के पास जो ज्ञान रूपी धन है, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नम्र होकर कुशलता पूर्वक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। राज अथवा राज्य के अधिकारियों को भी विद्वान लोगों के प्रति विनयशील रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वृद्ध सेवया विज्ञानम। मनुष्य वृद्धों की सेवा से ही व्यवहार कुशल होता है और उसे अपने कर्तव्य की पहचान होती है। वृद्धों की सेवा से व्यक्ति को इस बात का पता चलता है कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा न करने के योग्य। इसका भाव यह है कि वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ सीखा है। उसने बहुत मामलों में अनुभव प्राप्त किया होता है। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कार्य व्यवहार में कुशलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। जो मनुष्य ज्ञान वृद्ध लोगों के पास निरंतर उठता बैठता है और उनमें श्रद्धा रखता है, वह ऐसे गुण सीख लेता है कि उसे समाज में अपने आचार व्यवहार से सम्मान प्राप्त होता है। वह धोखेबाज और पाखंडी लोगों के चक्रव्यूह में नहीं फंसता। इस सूत्र में जो विज्ञानम शब्द आया है, उसका अर्थ केवल व्यवहार कुशल होना ही नहीं, वरन संसार की अनेक ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान वृद्ध लोगों के पास आने जाने, उनके उपदेशों और उनकी संगति करने से प्राप्त होता है। वे अपने अनुभव से उनका जीवन सरल बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार विज्ञान का अर्थ एक व्यापक जानकारी से है, जिसकी प्राप्ति केवल पुस्तकों से ही संभव नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ने, समझने और ज्ञान प्राप्त करने में काफी समय लगता है। वृद्ध पुरुषों के पास जीवन का निचोड़ होता है, इसलिए वृद्धों की सेवा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य संसार के अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान सरलता पूर्वक ग्रहण कर सकता है। विज्ञानेनात्मानं संपादयेत। राज्याभिलाषी लोग विज्ञान, व्यवहार कुशलता या कर्तव्य का परिचय प्राप्त करके अपने आप को योग्य शासक बनाएं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को उन्नति के मार्ग में ले जाने के लिए ज्ञान विज्ञान से संबंध बनाए, उसकी प्राप्ति का यत्न करे। चाणक्य सूत्र की व्याख्या करने वाले अनेक व्यक्तियों ने इस सूत्र का अर्थ योग्य शासक बनाने की दिशा में किया है, परंतु यह सूत्र केवल शासकों के लिए ही नहीं, जनसामान्य के लिए भी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के बाद ही अपने को योग्य बना सकता है। यहाँ ज्ञान विज्ञान का अर्थ व्यवहार कुशलता से है, जो सभी के लिए है। किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए। संपादित आत्मा जितात्मा भवति। जो पुरुष ज्ञान विज्ञान से संपन्न होता है, वह स्वयं को भी जीत सकता है, अर्थात वही संसार में सफल होता है। इस सूत्र के भी आधुनिक संदर्भ में दो अर्थ होते हैं, अर्थात जो शासक सत्य के अनुसार आचरण करना सीख लेता है, वह अपनी इंद्रियों को जीत सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि जो सामान्य जन सत्य व्यवहार से परिचित हो जाता है, जिसे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है, वह अपनी इंद्रियों को जीत सकता है और आत्मविजयी हो सकता है। अज्ञानी मनुष्य अपने आप पर विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि उसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य यह है कि अपने आप पर विजयी होने का प्रयत्न करे। अपने आप पर वही व्यक्ति नियंत्रण रख सकता है जिसे सांसारिक वास्तविकताओं का ज्ञान हो। जो स्वयं को जीत लेता है, वह संसार को जीत सकता है। संभवतः चाणक्य के कहने का यही तात्पर्य है। जितात्मा सर्वार्थ है संयुज्येत। अपने ऊपर काबू पाने वाला मनुष्य सच्चे अर्थों से संपन्न होता है, अर्थात नीति जानने वाले और अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाले लोग अपने आप को समस्त संपत्तियों से संपन्न समझें। जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है, उसकी यह विशेषता होती है कि वह जो कार्य अपने हाथ में लेता है, उसे संपूर्ण करके ही छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति ही धन धान्य और संपत्तियों के स्वामी होते हैं। लक्ष्मी और सिद्धियां ऐसे व्यक्ति के वश में रहती हैं जो जितेंद्रिय होता है, अर्थात उसी व्यक्ति के पास धन इकट्ठा होता है
वही व्यक्ति संपत्तिशाली होता है जो अपने पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति अपने पर नियंत्रण नहीं रखता वह संपत्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात धनवान बनने के लिए व्यक्ति को अपने पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। अर्थ संपत् प्रकृति संपदम करोति। राज्य की संपदा से स्वभाववश प्रजा की संपत्तियों में भी वृद्धि होती है। राजाओं के संपन्न होने से प्रजा के धन धान्य में भी वृद्धि होती है। ऐसा स्वाभाविक है। यदि राजा ही संपन्न नहीं होगा तो प्रजा कैसे संपन्न हो सकती है। दरिद्र राष्ट्र की प्रजा भी दरिद्र ही होती है। यदि राज्य में अच्छी व्यवस्था स्थापित होती है तो राजा व प्रजा दोनों का ही संपन्न होना सरल हो जाता है। अव्यवस्था अथवा अशांति में किसी भी राष्ट्र अथवा व्यक्ति के संपन्न होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अतः राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए वहां सुव्यवस्था का होना जरूरी है। इस संबंध में राजा अथवा प्रजा, प्रजा अथवा राजा दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि प्रजा दीन दुखी और दरिद्र है तो राष्ट्र भी संपन्न नहीं कहला सकता। प्रकृति संपदा ह्यनायकम्पि राज्यम नीयते। प्रकृति संपत्ति से प्रजाजनों की गुण वृद्धि के द्वारा नेता रहित राज्य का भी संचालन किया जा सकता है। भाव ये है कि किसी कारणवश यदि राजा का अभाव भी हो जाए तो ऐसी स्थिति में यदि प्रजा नीति युक्त कार्य करती है तो राज्य के कार्य अच्छे ढंग से चलते रहते हैं। इस सूत्र का वास्तविक अर्थ ये है कि नीतिवान राजा के प्रभाव से उसे परामर्श देने वाले मंत्री, राज्य कर्मचारी तथा टैक्स आदि देकर अपने कर्तव्य को पूरा करने वाली प्रजा के प्रमुख व्यक्ति नीतियुक्त रहकर कार्य कौशल से संपन्न हो जाते हैं। अर्थात जब राज्य कर्मचारी और प्रजा के लोग राष्ट्र के संबंध में अपने कर्तव्य को भली प्रकार समझते हैं तो राज्य शासन चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती। यदि प्रजा और अधिकारियों को अपने कर्तव्य का बोध है तो राजकार्य सुव्यवस्थित ढंग से चल सकता है। प्रकृति कोपः सर्व कोपेभ्यो गरियान। राज्य के विरुद्ध प्रकृति का क्रोध सब क्रोधों से भयंकर होता है। एक राजा से दूसरा राजा क्रोधित हो जाए तो उससे निपटा जा सकता है। कोई राज्य, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि जिसने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया वो अपने लाइफ में कभी भी असफल अजर दुखी नहीं रहेगा। आप लोग से निवेदन है, इसे पूरा जरूर देखिएगा अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो। हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा है, पर आप इसे 2 या 3 बार में थोड़ा करके भी देख सकते हैं। चलिए अब चाणक्य द्वारा बताए गए सूत्रों को समझ लेते हैं। सुख धर्म से प्राप्त होता है, अर्थात धर्म मानवोचित कर्तव्यों का पालन ही सुख का मूल है। संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति की सुख की अवधारणा पृथक होती है। कोई व्यक्ति सुख केवल इसी बात में मानता है कि उसके पास धन हो जिससे वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, सुख से रह सके, अच्छा मकान बना सके, कार रख सके और स्त्री का भोग कर सके आदि। किसी को सुख लिखने पढ़ने में मिलता है, कोई अपनी संतान को अच्छा बनाने में ही सुख समझता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक सुख क्या है। इस संबंध में भी मान्यताएं भिन्न हैं। कोई शराब मांस से बचता है, वेश्या के पास नहीं जाता। कोई अपना काम नियम से करता रहता है और इसी तरह जीवन बिता देता है। कोई बच्चों के पोषण में लगा रहता है और कोई देश सेवा में सुख समझता है। कुछ लोग धार्मिक कृत्यों में ही सुख का अनुभव करते हैं। वह धार्मिक कार्यों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये सब बातें सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। मानवोचित कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य के धर्म का पालन होता है और यही धर्म पालन सुख है। धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल है अर्थ। धर्म अर्थात नीति पूर्वक मानवोचित कार्यों को करते रहने से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण सहयोग होता है। आचार्य चाणक्य ने अनेक स्थानों पर अर्थ की महत्ता को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि धन के बिना धर्म का पालन भी असंभव होता है। अर्थात धन के बिना न तो मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति कर सकता है और न किसी प्रकार के कल्याणकारी कार्य। उन्होंने निर्धन व्यक्ति को संसार में सबसे निरीह बताया है। निर्धन व्यक्ति को किसी प्रकार का भी सुख प्राप्त नहीं होता और न ही वह अपने कर्तव्यों का पालन कर पाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि धर्म कार्यों के लिए धन का संग्रह करें। धन तो पापी व्यक्ति के पास भी हो सकता है, परंतु उसके पास धन होने से न तो उसे कोई लाभ हो सकता है और न ही संसार का किसी प्रकार का कल्याण। जिस धन का प्रयोग धर्म की रक्षा और मानव कल्याण के लिए होता है, वास्तव में वही धन है, बाकी मिट्टी है। अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल है राज्य, अर्थात राज्य की सहायता अथवा व्यवस्था के बिना धन संग्रह करना कठिन है। धन संग्रह के लिए राज्य में स्थिरता और शांति स्थापित होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक राज्य में अशांति रहती है तब तक राज्य संपन्न नहीं हो सकता।
जिन देशों अथवा राज्यों ने अपने प्रयत्नों द्वारा देश को विकसित और संपन्न बनाया है, उसमें वहां की सरकारों की प्रमुख भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य अथवा सरकार व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जिससे राज्य संपन्न होता है। आज के विकसित राष्ट्र इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों को किस प्रकार प्रोत्साहन दिया। अर्थात ये बात स्पष्ट है कि किसी देश के लोगों का संपन्न होना उस देश की शासन व्यवस्था पर निर्भर होता है। कर्मचारी या मंत्री रुष्ट हो जाए तो उसे समझा बुझाकर अपने पक्ष में किया जा सकता है। प्रजा रुष्ट हो जाए तो उसे अत्यधिक सुख सुविधा प्रदान कर प्रसन्न किया जा सकता है। परंतु यदि प्रकृति कुपित हो जाए, कहीं भूकंप, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं चक्रवात और उपल वृष्टि, तो राजा के लिए यह अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति का कोप सभी कोपों से बढ़कर होता है। अविनीत स्वामिलाभा दस्वामिलाभा श्रेयान। अविनीत स्वामी के प्राप्त होने की अपेक्षा स्वामी का न होना श्रेयस्कर है। इसका भाव यह है कि अयोग्य व्यक्ति को राजा बनाने की अपेक्षा राजा न बनाना ही राज्य के लिए कल्याण की बात हो सकती है। किसी राष्ट्र की बागडोर अयोग्य शासक के हाथ में होने से राष्ट्र की हानि होना निश्चित है। अयोग्य राजा के हाथ में अधिकार देने से अच्छा यह है कि वहां पंचायती राज्य स्थापित किया जाए। अयोग्य राजा से प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता। इस सूत्र का वास्तविक भावार्थ यह है कि राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी को अनिवार्य रूप से राजा बनाया ही जाए। इस प्रकार चाणक्य गणतंत्र का समर्थन करते हैं। संपाद्यात्मान मन विच्छेद सहायवान। राजा को राज्योचित गुणों से संपन्न होना चाहिए तथा अपने जैसे ही गुणी सहायक रखकर राज्य का कार्यभार संभालना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि स्वयं अपने आप को योग्य बनाने के बाद अपने विचारों से मेल खाने वाले गुणवान व्यक्तियों को ही अपना सहायक बनाए। तभी वह भली प्रकार राज्यभार को संभालने में समर्थ हो सकता है। उसे अपनी शक्तियों व कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसकी इंद्रियां वश में होनी चाहिए। उसके विचार नीतिपूर्ण, सत्य से युक्त होने आवश्यक हैं। शासक का कर्तव्य यह है कि वह शासकोचित गुणों से संपन्न हो। उसमें गंभीरता होना आवश्यक है। तभी वह अपने सहायकों से उचित कार्य लेने में समर्थ हो सकता है। जब राजा को स्वयं ही राज से संबंधित नीतियों और कार्यों का ज्ञान नहीं होगा तो उसके सहयोगी उसको सन्मार्ग से विमुख कर सकते हैं। ना सहायस्य मंत्र निश्चयः। गुणी सहायकों से हीन राजा के विचार अनिश्चित होते हैं। मंत्री परिषद की बौद्धिक सहायता से हीन अकेला राजा अपने सीमित अनुभवों के बल से राज्य जैसे जटिल कर्तव्यों के विषय में उचित निर्णय नहीं कर सकता। मंत्री परिषद की उचित सलाह के बिना अकेला राजा राजकार्य को ठीक से नहीं निभा सकता, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों का अनुभव और उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, जबकि राज्य से संबंधित विचारों और निर्णयों का दूरगामी परिणाम होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि जब भी कोई निश्चय करे अथवा किसी नीति का निर्धारण करे, उसे अपने बुद्धिमान सहायकों से परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यह प्रकट है कि राज्य शासन चलाने के लिए बुद्धिमान मंत्रियों की आवश्यकता रहती है। नैकम चक्रम परिभ्रमयति। जैसे रथ को एक अकेला पहिया नहीं चला सकता, उसी प्रकार राज्य को एक व्यक्ति चलाने में असमर्थ होता है। राजा के अतिरिक्त मंत्री परिषद रथ के दूसरे पहिए के समान काम करती है। यदि अकेला राजा बुद्धिमान मंत्रियों की सहायता के बिना कार्य करता है तो वह एक तंत्र और तानाशाह राज्य कहलाता है। इससे राज्य की हानि होती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां एक तानाशाह ने जो भी कार्य किए अंततः उनका परिणाम राष्ट्र के लिए हानिकारक हुआ। जिस प्रकार एक अकेले चक्र से गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार कोई राजा भी सहयोगी मंत्रिपरिषद के बिना भली प्रकार कार्यभार नहीं चला सकता। सहाय समदुहक सुख। सुख दुख आदि दोनों स्थितियों में जो मंत्री राजा से पूर्ण मेल रखकर उसकी सहायता करता है, उसे ही वास्तविक सहायक कहते हैं। सुख और दुहक जीवन की दो परिस्थितियां हैं। दोनों स्थितियों में जो एक सा विचार रखता हुआ सहायता करता है, उस व्यक्ति को ही वास्तविक सहायक माना जाता है। सामान्य रूप से प्राय देखने में यह आता है कि सुख में तो बहुत से साथी हो जाते हैं, परंतु दुख में साथ देने वाले बहुत कम व्यक्ति होते हैं। तब उसके सगे संबंधी और यहाँ तक कि पत्नी भी उसका साथ छोड़ देती है। किंतु जो सुख दुख में समान भाव रखते हैं, व्यक्ति को उन्हें ही अपना सच्चा सहायक और हितैषी मानना चाहिए। मानी प्रतिमाने नमात्मनि द्वितीय मंत्रम उत्पादयेत। प्रबंध संबंधी समस्याओं के उत्पन्न होने पर स्वाभिमानी राजा का कर्तव्य है कि वह समस्याओं के प्रतिकूल विचार अपने मन में उत्पन्न करे, फिर दोनों स्थितियों को अपने सम्मुख रखकर विचार करे।
प्रत्येक समस्या के दो पहलू होते हैं। समाधान के रूप में दूसरा विकल्प हो सकता है और उस समाधान को नकारने वाला तर्क भी संभव है। समस्या उत्पन्न होने पर राजा को उन दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अर्थात उसे इस बात का भली प्रकार चिंतन मनन करना चाहिए कि वह उन समस्याओं का जो समाधान सोच रहा है उसका परिणाम क्या होगा। जो राजा अथवा राज्य संस्था इस प्रकार किसी समस्या के दोनों पहलुओं पर विचार करती है, वही उचित निर्णय ले सकती है। उचित निर्णय का अर्थ यह है कि राजा अथवा राज्य के अधिकारियों को अपने निर्णय के संबंध में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। संशयात्मन विनश्यति, संशयम न लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। अविनीतम स्नेह मात्रेण न मंत्रे कुर्वीत। सत्य और विवेक से हीन व्यक्ति को केवल स्नेही होने के कारण ही अपना हित करने वाला नहीं मानना चाहिए। उसे अपने से संबंध रखने वाली समस्याओं पर विचार करने में भी सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विवेकहीन है, अर्थात जिसे समय के उपयुक्त कार्य करने का कोई ज्ञान नहीं, ऐसे व्यक्ति से यदि आप स्नेह रखते हैं तो भी उसे अपने जीवन से संबंधित रहस्यों और महत्वपूर्ण लाभदायक बातों के संबंध में विचार विमर्श में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उसे यह अधिकार भी नहीं देना चाहिए कि वह आपसे संबंधित कार्यों की जांच परख करे, उनकी आलोचना करे। श्रुतवंतमुपधा शुद्धम मंत्रणम कुर्यात। तर्कशास्त्र, दंड नीति तथा मंत्रणा करने की शक्ति आदि विधाओं के पारंगत तथा गुप्त रूप से ली गई परीक्षाओं में खरे उतरे व्यक्ति को ही मंत्री नियुक्त करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि मंत्री नियुक्त करने से पूर्व उसकी परीक्षा ले कि कहीं वह स्वार्थी और लोभी तो नहीं। स्वार्थी और लोभी व्यक्ति प्राय ऐसे कार्य करते हैं जिससे हानि होती है। मंत्र मूलः सर्वारंभः। भविष्य में किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए पहले से ही भली प्रकार सोच समझकर कार्यक्रम बनाने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। इस सूत्र में मंत्र का अर्थ भली प्रकार सोच समझकर बनाई गई कार्य योजना है। यह एक सामान्य सूझबूझ की बात है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसके संबंध में भली प्रकार सोचकर कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई जाएगी तो उस कार्य के सिद्ध होने में संदेह हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विशेषज्ञों के साथ कार्य से संबंधित सभी बातों पर विचार विमर्श किया जाए। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार का विचार आधारशिला का काम करता है, उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। मंत्र रक्षणे कार्य सिद्धिर्भवति। भविष्य के संबंध में बनाई गई कार्य योजना को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध हो पाता है। भविष्य की किसी भी योजना को गुप्त रखना चाहिए। इसका यह लाभ होता है कि उस योजना से संबंधित शत्रु उस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाते। अचानक व्यक्ति अपना कार्य संपन्न कर लेता है और शत्रु मुंह ताकते रह जाते हैं। मंत्र विस्रावी कार्यम नाशयति। जो व्यक्ति किसी कार्य के संबंध में बनाई गई योजना को गुप्त नहीं रख सकते, उनके कार्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। किसी कार्य के लिए बनाई गई योजना असावधानी बरतने से ऐसे लोगों पर प्रकट हो जाती है जो उसके विरोधी होते हैं। कई बार ऐसा होता है जब योजना बनाई जाती है तो उस समय वहां कोई ऐसे अवांछित व्यक्ति हो सकते हैं जो उसका भेद शत्रु पर प्रकट कर दें। इसलिए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सब कार्यों की सफलता के लिए मंत्रणा गुप्त होनी चाहिए और उसे तब तक गुप्त रखा जाना चाहिए जब तक कार्य पूर्णतया सफल न हो जाए। प्रमादाद द्विषताम वशमुपयास्यति। यदि राजा अथवा राज्य के कर्मचारी अपनी मंत्रणा को गुप्त रखने में थोड़ा सा भी आलस अथवा लापरवाही बरतते हैं तो योजना की गोपनीयता सुरक्षित न रह पाएगी और उसका भेद शत्रु के पास चला जाएगा, जिससे राज्य की हानि होगी और शत्रु को लाभ होगा। सर्वद्वारेभ्यो मंत्रो रक्षितव्यः। अपनी योजना के भेद प्रकट होने के सभी मार्गों को रोककर उसकी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी योजना किसी भी प्रकार प्रकट न होने पाए। मंत्र अथवा गुप्त रहस्यों को प्रकट होने से बचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे सभी द्वारों को बंद कर देना चाहिए जिनसे रहस्य के फूटने की संभावना हो, अर्थात चुगलखोर, जिसके पेट में बात न पचती हो, ऐसे व्यक्ति के सामने मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। मंत्र संपदा ही राज्यं वर्धते। मंत्र का रहस्य गुप्त रखने से ही राज्य के धन धान्य की वृद्धि होती है। राज्य के कार्यों से संबंधित सभी मंत्रणाओं और योजनाओं को सुरक्षित रखने के कारण ही राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी योजना को गुप्त रखने में पूर्ण सतर्कता बरती जाए। श्रेष्ठतमा मंत्र गुप्तिमाहु। मंत्र को गुप्त रखने की नीति सर्वश्रेष्ठ नीति है। राजधर्म के आचार्य बृहस्पति, विशालाक्ष, बाहुदंती पुत्र, पिशुन प्रभृति विद्वान लोग मंत्र गुप्त रखने की नीति को अन्य सब नीतियों का सिरमौर बता गए हैं। कार्यांधस्य प्रदीपो मंत्र। मंत्र अंधकार में मार्ग दिखाने वाले दीपक के समान है।
यह अपने कार्य के संबंध में अनिश्चित नीति वाले व्यक्ति को उसका कर्तव्य मार्ग दिखाने में सहायक होता है। जैसे घर का मालिक प्रकाश के बिना अपने ही घर में अंधे व्यक्ति के समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार मनुष्य सुविचारित मंत्र के बिना अपना कर्तव्य पालन करने में अंधा बना रहता है। मंत्र चक्षुषा परछिद्राण्य व लोकयंती। जिन राजाओं को अपनी विजय की आशा रहती है, वे अपने परामर्शदाता मंत्रियों की आंख से अथवा उनकी दृष्टि से अपने विरोधियों की कमजोरियों को जान लेते हैं। जो राजा सदैव सतर्क रहता है, वही जीत की आशा कर सकता है। वह अपने मंत्रियों अथवा अन्य परामर्शदाताओं की सहायता से अपने विरोधी राष्ट्रों की कमजोरियों का पता लगा लेता है। दूसरे राष्ट्र की कमजोरियों अथवा दुर्बलताओं का ज्ञान होने पर राजा लाभ उठा सकता है और अपने राज्य को सुदृढ़ बना सकता है। मंत्रकालय न मत्सरः कर्तव्य। मंत्र ग्रहण करते समय मंत्रदाता के छोटे अथवा बड़ेपन पर ध्यान न देकर उसके अभ्रांतपन पर ईर्ष्या न करके श्रद्धा के साथ मंत्र ग्रहण करना चाहिए। इसका भाव ये है कि जिस समय किसी योजना के संबंध में विचार किया जा रहा हो, उस समय किसी को छोटा अथवा निर्बल समझकर उसकी बात को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। मंत्रणा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का कर्तव्य है कि वे निष्पक्ष भाव से सबके विचार सुने। त्रयाणामिक वाक्य संप्रत्यय। किसी विचारणीय कर्तव्य के विषय में जब कोई विचार किया जा रहा हो तो उसमें भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का एक मत होना श्रेष्ठ माना जाता है। एक मत होने के कारण कार्य सिद्धि सुनिश्चित हो जाती है। कार्य कार्य तत्वार्थ दर्शिनो मंत्रिणा। कार्य अकार्य की वास्तविकता को ठीक ठीक समझने वाले, अपने वेतन से अधिक न चाहने वाले तथा मंत्र के रहस्य को समझने वाले मंत्री होने चाहिए। इस सूत्र में आचार्य चाणक्य ने इस बात की ओर संकेत किया है कि राजा के मंत्री किस प्रकार के हों। राजा को चाहिए कि वे ऐसे मंत्री नियुक्त करें जिन्हें इस बात का ज्ञान हो कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा न करने योग्य, अर्थात ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए जो वास्तविकताओं को ठीक से समझने वाला हो। इसके अतिरिक्त उसमें किसी प्रकार का लोभ और लालच न हो, अर्थात उसे जिस वेतन पर नियुक्त किया गया है उसके मन में उससे अधिक पाने की इच्छा न हो। षट्कर्णाद भिद्यते मंत्र। चाणक्य ने इस सूत्र में भी अपने रहस्यों को गुप्त रखने की बात कही है। उनका कहना है कि कोई विचारित बात 6 कानों में पहुंचने से रहस्य नहीं रह पाती। मंत्र राजा तथा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त किसी भी तीसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचने से ही असार हो जाता है। यही इस सूत्र का भाव है। इसके अनुसार जब मंत्रणा को अंतिम रूप देना हो तो उस समय केवल 2 उत्तरदायी मनुष्य ही उसे निश्चित अंतिम रूप दें। आपत्सु स्नेह संयुक्तम मित्रम। विपत्ति के दिनों में जब सारा संसार विपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति को अकेला छोड़ देता है तो उस समय सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति ही मित्र कहलाता है। मित्र संग्रह ने बलम संपद्यते। सच्चा मित्र मिल जाने अथवा उनका संग्रह करने से मनुष्य को बल प्राप्त होता है, अर्थात मनुष्य सच्चे मित्रों के कारण अपने को बलवान अनुभव करता है। मनुष्य को सच्चा मित्र मिलने से जो बल प्राप्त होता है उसे 7 विभिन्न रूपों में देखा जाता है। यह बल उसे अपने स्वामी, मंत्री, देश, दुर्ग, खजाना, सेना और मित्र आदि के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक स्रोत उसके पक्ष में होते हैं तो व्यक्ति अपने आप को शक्ति संपन्न मान सकता है। इससे पहले सूत्र में भी यही बताया गया है कि आपत्ति में जो व्यक्ति स्नेह रखता है उसे भी मित्र कहा जा सकता है। और इस सूत्र का स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य के सच्चे मित्र ही उसका वास्तविक बल होते हैं। बलवान लब्ध लाभे प्रयतते, अर्थात सच्चे मित्रों से जो बल प्राप्त होता है उससे राजा अप्राप्त राज्य ऐश्वर्य को पाने का प्रयत्न करता है अथवा कर सकता है। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य भी सच्चे मित्रों के प्राप्त होने से उन लाभों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है जो उसे जीवन में प्राप्त नहीं है। इस प्रकार मित्रों के सच्चे बल से अपने आप को बलवान अनुभव करने वाला व्यक्ति उस बल से अपने जीवन को विकसित कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे उद्यम करने की आवश्यकता होती है। बल प्राप्त होने पर भी उसके उपयोग और उससे लाभ उठाने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। अलब्ध लाभो नालसस्य। आलसी व्यक्ति अप्राप्त राज्य ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात आलसी व्यक्ति अथवा आलसी राजा न तो अपने राज्य की सीमा को विकसित कर सकता है और न अपने राज्य को समृद्धिशाली बना सकता है। वस्तुतः सत्य में निष्ठा न होना ही आलस्य है। जो व्यक्ति सत्यहीन है वह सदैव ऐसे कार्य करता है जो करने के लायक नहीं होते हैं और उपयुक्त कार्यों को करने में आलस्य दिखाता है। आलस्य उसे भी कह सकते हैं जिससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महात्रिपु, अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अलसस्य लब्धमपि रक्षितुं न शक्यते, सत्यहीन आलसी व्यक्ति जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा करने में भी असमर्थ होता है। अर्थात आलसी राजा अपने कर्तव्यों से विमुख होने के कारण प्राप्त राज्य ऐश्वर्य को भी सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं होता। सामान्य संसार में भी यह देखने में आता है कि आलसी व्यक्ति अपने धन, ऐश्वर्य, संपत्ति अथवा सुख का विस्तार नहीं कर सकता। इसके विपरीत उसे इस संसार में जो कुछ प्राप्त है, आलस्य के कारण वह उससे भी हाथ धो बैठता है। न चालसस्य रक्षितम विवर्धते, आलसी, सत्यहीन, प्रयत्नहीन व्यक्ति का दैववश संचित राज्य ऐश्वर्य कुछ काल तक सुरक्षित दिखने पर भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। राजा के ऐश्वर्य में वृद्धि न होना वास्तव में उसका विनाश है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह आलस्य रूपी दोष को सदैव दूर करने का प्रयत्न करे। न भृत्यान प्रेषयति, आलसी, सत्यहीन, अकर्मण्य, भोग विलास में फंसा हुआ राजा अथवा राज्य अधिकारी राज्य के कर्मचारियों को उनके उचित काम पर लगाने अथवा उनसे अधिक काम करवाने में आलस्य से काम लेता है। जो लोग आलसी हैं वे अपने अधीन रहने वाले योग्य कर्मचारियों से भी सही प्रकार से काम लेने में असमर्थ रहते हैं। आलस को न त्यागना, नौकर चाकरों तथा अन्य अधिकारियों से उनकी योग्यता के अनुसार कार्य न लेना राजा का एक प्रकार से अपराध है। इससे राज्य व्यवस्था में गड़बड़ पड़ जाती है। अलब्ध लाभादि चतुष्टयम राज्य तंत्रम, अलब्ध का लाभ, लब्ध की रक्षा, रक्षित का वर्धन तथा राज कर्मचारियों की उचित नियुक्ति द्वारा कार्यों में विनियोग या व्यय, ये राज्य व्यवस्था के चार आधार हैं। ये चारों बातें मिलकर राजतंत्र कहलाती हैं। अर्थात राज्यतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्र को जो कुछ प्राप्त नहीं है उसे उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया जाए, उसे जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा की जाए और उसकी वृद्धि की जाए। यह राजतंत्र के प्रमुख कार्य हैं। राज्यतंत्रायत्तम नीति शास्त्रम, समाज में प्रचलित व्यवहार में आने वाली बातों को ही नीति शास्त्र कहते हैं। राज्य व्यवस्था नीति शास्त्र के अनुसार ही होती है। यदि राज्य व्यवस्था एक विशिष्ट नीति से संपन्न हो तो समाज में एक विशेष प्रकार की नीति जन्म लेती है और इसी प्रकार के समाज में उसे फलने फूलने का अवसर मिलता है। राज्य तंत्रेष्वायत्तो तंत्रावापो, अपने राष्ट्र से संबंधित तथा दूसरे राष्ट्र से संबंध रखने वाले कर्तव्य अपनी राष्ट्र व्यवस्था के आवश्यक अंग होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों के संबंध में एक विशेष नीति होती है। प्रत्येक सरकार में एक विदेश मंत्रालय भी होता है जिसका काम अपने पड़ोसी राज्यों अथवा सुदूर राज्यों के प्रति नीति निर्धारण करना होता है। इस नीति का विशेष लाभ ये होता है कि इससे राष्ट्र सुदृढ़ होता है। विदेश नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे राष्ट्र का अहित न हो, उसकी सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। यह विभाग किसी भी देश के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तंत्रम स्वविषय कृत्य स्वायत्तम, स्वराष्ट्र व्यवस्था तंत्र कहलाती है और वह केवल स्वराष्ट्र संबंधी कर्तव्यों से संबद्ध रहती है। अपने राष्ट्र के संबंध में अपने कर्तव्य पूरे करने से ही राज्य में व्यवस्था कायम रहती है। राज्य में अव्यवस्था होने का कारण यही है कि राज्य के अधिकारी अपने देश से संबंधित कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इससे राज्य में अव्यवस्था फैलती है और राज्य को हानि पहुंचती है। आवापो मंडल निविष्ट, आवाप अर्थात दूसरे राष्ट्र से संबंधित कर्तव्य मंडल अर्थात पड़ोसी राष्ट्र से संबंध रखता है। जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर विशेष नजर रखता है, उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करता है, वही सफलतापूर्वक अपने राज्य को स्थिर रख सकता है। जो पड़ोसी राज्यों की गतिविधियों पर दृष्टि नहीं रखता, उसे हानि उठानी पड़ती है। संधि विग्रहयो निर्मंडता, पड़ोसी राज्यों से अनेक प्रकार की संधियां तथा उसके विरुद्ध कार्य व्यवस्था राष्ट्र नीति का महत्वपूर्ण अंग है। संधि का अर्थ है किसी पड़ोसी देश से ऐसे समझौते करना जो देश के हित में हो। विग्रह का अर्थ है पड़ोसी राज्य के संबंध में विरोधी कारणों को अपनाना। जहां संधियों द्वारा दोनों देशों को लाभ होता है, वहां कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध आपसी विरोध से भी होता है। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र को पड़ोसी देशों के व्यवहार के अनुरूप संधि और विग्रह करते रहना चाहिए। इससे देश में राज्य व्यवस्था स्थिर रहती है। नीति शास्त्रानुगो राजा, राजा को नीति शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। राजा को दंड नीति, तर्क शास्त्र तथा अर्थशास्त्र आदि की बातों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
इन बातों का शासन व्यवस्था से संबंध है, इसलिए राजा अथवा राज्य के अधिकारियों को इन शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि राजा अथवा राज्य के अधिकारी इन बातों से अपरिचित हैं तो उन पर किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण नहीं रह पाएगा। इस प्रकार वे स्वेच्छाचार से पूर्ण कार्य करने लगेंगे। इससे राष्ट्र की भारी हानि होने की संभावना रहती है और राज्य में विद्रोह उठ खड़े होते हैं। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह नीति शास्त्र के नियमों के अनुसार ही प्रजा का पालन करे। अनंतर प्रकृतिः शत्रु, इस सूत्र का भावार्थ यह है कि किसी राष्ट्र के निकटवर्ती राज्य अथवा वहां के लोग भी शत्रु बन जाते हैं। प्राय यह देखा जाता है कि जहां सीमा पर संघर्ष अथवा लड़ाई झगड़े होने की संभावना बनी रहती है, वे देश आपस में शत्रु बन जाते हैं। ऐसा प्राचीन काल से राज्यों के इतिहास पर दृष्टि डालने से भी पता चलता है। आज के वातावरण में भी अनेक देशों में सीमाओं को लेकर झगड़े होते रहते हैं। इसलिए राजा, राज्य अधिकारी और सीमाओं की सुरक्षा करने वाली सेनाओं का कर्तव्य है कि वे अपने पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहें, पड़ोसी राज्य की गतिविधियों को देखते रहें। एकांतरितम मित्र मिष्यते, शत्रु राष्ट्र के पड़ोसी जिसकी सीमाएं शत्रु राष्ट्र से मिल रही हों, उसकी भी हमारे शत्रु राष्ट्र से शत्रुता रहनी स्वाभाविक है। वह उस शत्रु के विरुद्ध हमारा मित्र बन जाता है। अनेक राज्य आपस में एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, इसलिए राजा को चाहिए कि वह अपने पड़ोसी शत्रु राष्ट्र से शत्रुता रखने वाले राष्ट्रों को अपना मित्र बना ले। कूटनीति का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इस नीति से लाभ उठाना राजा का कर्तव्य है। हेतुतः शत्रु मित्र भविष्यतः, शत्रु और मित्र बिना कारण के नहीं होते। शत्रुता और मित्रता किसी कारणवश हुआ करती है। यदि इस नीति सूत्र को आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो यह बात बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाती है। जब अमेरिका और रूस में शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका भारत का विरोधी था। उस समय रूस ने भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। यह एक सामान्य सा नियम है कि कोई भी राष्ट्र अपने पक्ष को प्रबल करने के लिए अन्य राष्ट्रों का सहयोग मांगता है। हीयमानः संधिं कुर्वीत, निर्बल राजा को अपने से शक्तिशाली राज्य से संधि कर लेनी चाहिए। नीति जानने वाला निर्बल राजा अपने पड़ोसी सशक्त और अन्यायी राजा के साथ संधि करने से ही अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। उसे नीति पूर्वक संधि करके अपने देश पर आए संकट अथवा युद्ध की स्थिति को टाल देना चाहिए। जो राजा ऐसा नहीं करता उसे भयंकर हानि उठानी पड़ती है। संधि करने के पश्चात परोक्ष रूप से कमजोर राजा को अपनी स्थिति को दृढ़ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तेजो ही संधान हेतु स्तदर्थानाम, सामान्य रूप से संधि करने वाले दोनों देशों में वास्तविक और लाभदायक संधि तभी हो सकती है जब दोनों राष्ट्र तेजस्वी और प्रभावशाली ढंग से आचरण करने वाले हों। अर्थात दो राष्ट्रों में संधि का वास्तविक लाभ तभी हो सकता है जब दोनों राष्ट्र अपने स्वाभिमान को स्थिर रख सकें और प्रभावशाली ढंग से अपने राष्ट्र का पक्ष उपस्थित कर सकें। ऐसी संधि से दोनों राष्ट्रों को लाभ हो सकेगा। ना तप्त लोहो लोहेन संधियते, जिस प्रकार गर्म लोहा ही गर्म लोहे से मिल सकता है, उसी प्रकार यदि संधि करने वाले दोनों राजा तेजस्वी होंगे तभी संधि सफल हो पाएगी। जिस प्रकार गर्म लोहे पर चोट मारने से ही उसे अनुकूल रूप में ढाला जा सकता है, इसी प्रकार यदि संधि करने वाले दोनों राष्ट्र तेजस्वी नहीं होंगे तो संधि सफल नहीं हो सकेगी। बलवान हीनेन विग्रहणीयात्, बलवान राजा को चाहिए कि वह शत्रु को कमजोर देखकर ही उससे युद्ध करने की ठाने। यदि कोई बलवान राजा किसी पर आक्रमण करना चाहता है तो उसे दूसरे राष्ट्र की शक्ति का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। यदि दूसरा राष्ट्र उससे शक्ति में 19 हो तभी उससे युद्ध की ठाननी चाहिए, अन्यथा नहीं। न ज्यायसा समेन वा, अपने से अधिक समृद्ध तथा अपने समान बल वाले राष्ट्र से शत्रुता नहीं बांधनी चाहिए। गजपाद विग्रह में बलवद विग्रह, अपने से बलवान राजा से युद्ध करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाथियों के झुंड द्वारा पैदल सेना को कुचलवा देना। इसका भाव यह है कि जो राजा जानबूझकर अथवा अज्ञानवश किसी बलवान राजा पर आक्रमण करता है तो उससे आक्रमण करने वाले राजा का ही विनाश होता है। यह बिल्कुल इसी प्रकार का कार्य है जैसे विशाल पत्थर की शिला से अपना माथा टकराना। आम पात्र मामेन सह विनश्यति, जिस प्रकार दो कच्चे पात्र यदि आपस में टकराते हैं तो दोनों ही टूट जाते हैं, इसी प्रकार समान शक्ति वाले राजाओं में युद्ध दोनों के विनाश का कारण होता है। अरिप्रयत्नम भस्मीक्षेत, राजा को चाहिए कि वह अपने शत्रुओं के प्रयत्नों अथवा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर सावधानी पूर्वक नजर रखे। प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह अपने शत्रु राष्ट्र पर हर समय सतर्कता पूर्वक नजर रखे। उसे इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए
कि शत्रु राष्ट्र किस बात का प्रयत्न कर रहा है, दूसरे राष्ट्रों से संधियों द्वारा उसे किस प्रकार का लाभ होने की संभावना है। राजा को चाहिए कि वह यह सब बातें अपने गुप्तचरों द्वारा जाने और अपनी तथा अपने राज्य की रक्षा की पूरी सावधानी बरते। संधायक तो वह अपनी विजय चाहने वाले राजा को चाहिए कि वह अपने पड़ोसी राज्य से संधि अथवा युद्ध आदि प्रत्येक अवस्था में शत्रु के प्रयत्नों पर पूरी तरह दृष्टि रखे। अरिविरोधादात्म रक्षा मावसेत। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र को बाहर और भीतर के विरोधों से बचाता रहे। शत्रु राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्र को कमजोर करने के लिए अनेक उपाय अपनाते हैं। वे आतंकवादियों द्वारा राष्ट्र में भय फैलाने का प्रयत्न करते हैं। अनेक बार वे सांप्रदायिक दंगे करवाने का प्रयत्न करते हैं। अनेक स्थानों पर बम विस्फोट तथा लूट मार करके भी राष्ट्र को अस्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। उस राष्ट्र में कुछ ऐसे विरोधी तत्व पैदा हो जाते हैं जो स्वार्थवश राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के प्रयत्नों का विरोध करते हैं। इसीलिए राष्ट्र के शासकों का कर्तव्य है कि वे बाहरी और आभ्यंतरिक खतरों से राष्ट्र की रक्षा करने का प्रयत्न करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चाणक्य नीति का पहला पार्ट था। अगर इस वीडियो पर 50 लाइक आ जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द बनाने का कोशिश करूंगा।